हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस करने वाले हैं। हमारी प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो 12th वीक ये बहुत ही लैंडमार्क वीक होता है आपके प्रेगनेंसी का। इसमें बेबी के जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो गई है और इसके आगे बेबी की ग्रोथ जो है वो होने वाली है। बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अब कंप्लीट हो चुका है और ब्रेन मैटर जो है उसमें अभी डेवलप होने वाला है। बेबी की जो आईज थे वो दूर दूर थे तो वो पास आ रहे हैं। उसके अलावा बेबी की जो ईयर्स थे वो लो सेट थे, नीचे थे, तो वो अभी अपने प्लेस ले रहे हैं। उसके अलावा जो फेशियल फीचर्स है वो अब ज़्यादा अच्छे से और प्रोमिनेंट हो गए हैं। बेबी की जो आईज, नोज, नॉस्ट्रल्स, ये सारी चीज़ें, लिप्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर एक शेप ले रहे हैं। इसके अलावा बेबी का जो पेनक्रियाज है वो भी अभी, पेनक्रियाज जो होता है वो एक ग्लैंड होता है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, तो ये भी अभी फंक्शनल हो गया है। बेबी का हार्ट जो है वो प्रॉपर 4 चैम्बर हार्ट और फंक्शन उसके चालू हो गए हैं। बेबी का जो लंग्स है वो भी अभी उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बेबी का जो इंटेस्टाइन था, मतलब कि अतड़िया, ये इंटेस्टाइन जो है वो प्रॉपरली अब और डेवलप हो रहा है। पहले वो अम्बिलिकल कॉर्ड में ये अतड़िया कुछ थी जिसको हम फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोचियासिस ऐसा कहते हैं, तो ये अब नॉर्मल पेट में आके फिर आगे डेवलप हो रही है। इसके अलावा बेबी के किडनीज जो है वो प्रॉपरली यूरिन सिक्रेट करना चालू कर दिया है, जो कि ये यूरिन जो है वो बाहर निकल के एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। मतलब जो सैक के है बेबी के आजू बाजू जो पानी है वो एक्चुअली बेबी का यूरिन जो सिक्रेट होता है उसी से बना हुआ होता है। सो ये हो गया है किडनीज के बारे में। उसके अलावा बेबी का जो मस्तिष्क है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी अभी एक्टिव हो गई है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी उसके सिक्रेशंस जो है वो चालू कर दिया है। सो ये सारी जो चेंजेस है। उसके अलावा बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो मतलब कि जो बोन्स होते हैं उसमें जो मैरो होता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है वो सिक्रेट होना चालू हुए हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बेबी को इम्यूनिटी देने वाले हैं। मतलब आफ्टर द बेबी इज गोइंग टू बॉर्न, उसके बाद ये बेबी को इम्यूनिटी देने वाला है। सो ये सारे चेंजेस अभी बेबी में हमें दिखते हैं। नर्वस सिस्टम का डेवलप होना अभी बाकी है, लेकिन स्किन जो है वो धीरे धीरे अब आना चालू हो गया है बेबी को। सेंसेस में बेबी को सेंस ऑफ लाइट आ गया है, सेंस ऑफ स्मेल भी अभी धीरे धीरे बेबी को डेवलप होने वाला है। सो हमारा बेबी जो है वो एक 3 to 3.15 इंचेस इतना है। बेबी का हमारे वेट जो है वो अराउंड 25 ग्राम्स इतना हमारे बेबी का वेट होता है और ये सारे डेवलपमेंट बेबी में होते हैं। अब ये जानेंगे कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो मदर में जो चेंजेस होते हैं उसमें अभी जो नाउशिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये जो सारे सिम्टम्स आपको हो रहे थे वो अभी कम हो जाएंगे। मतलब यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री। सो आपको अभी भूख लगना चालू हो जाएगा, आपका नाउशिया, वोमिटिंग थोड़ा कम हो जाएगा। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो होती थी आपको, मतलब आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा था, तो वो भी कम हो जाएगा। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो हार्मोन्स की लेवल है, पहले तो एससीजी हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल था आपके वोमिटिंग के लिए वगैरह, वो अब कम हो गया है और एससीजी हार्मोन्स कम हो गया है, इसकी वजह से नाउशिया, वोमिटिंग आपका कम हो गया है। आपको जो फटीग जैसा लग रहा था, आपको थकावट लग रही थी, वो थोड़ा सा आपकी कम हो जाएगी। आपको थोड़ा उत्साह बढ़ेगा आपका, उसके अलावा आपको जो फ्रीक्वेंसी हो रही थी, मतलब बार बार आपको पेशाब जाना पड़ रहा था, तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जो आपका पेशाब का थैली है उसके ऊपर यूट्रस जाके बैठ गया था और वो जो ब्लैडर की कैपेसिटी जो है उसने कम कर दी थी। तो अब ये जो यूट्रस है वो थोड़ा सा पेल्विस में चला गया है और ये अब गर्भ जो है वो पेट में बड़ा होने वाला है। तो इसकी वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का जो प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है और जो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है वो भी कम हो जाती है। सो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका यूट्रस अभी बड़ा हो रहा है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ कम हो गई है, लेकिन बाकी की चीज़ें रह सकती हैं।
जैसे कि थोड़ा सा आपको जल्दी से फटीग लगना या फिर जल्दी आपको पैल्पिटेशन होना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। सो ये सारे सिम्टम्स के अलावा और भी कुछ सिम्टम्स अगर आपको है, अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ है या फिर आपको ज़्यादा ही पेन है, थोड़ा सा एब्डोमिनल क्रैम्प रह सकता है उठते समय या फिर चलते समय, सो ऐसे केसेस में अगर ज़्यादा ही पेन है आपको तो ज़रूर आपने डॉक्टर को दिखाना है। अब ये जानेंगे कि आपको 12th वीक में कौन से स्कैन्स करने होते हैं। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी आपको 12th वीक में करानी है, वो है एनटी स्कैन। अब ये एनटी स्कैन क्या होता है, तो एनटी मतलब कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी, ये हम लोग देखते हैं। नकल ट्रांसल्यूसेंसी मतलब बेबी के जो नैप ऑफ नेक है उसके पीछे कितना क्या स्वेलिंग है ये देखा जाता है। सो ये अगर 3 mm से नीचे है, अभी रिसेंट गाइडलाइंस में 2.5 mm से नीचे होना चाहिए। सो अगर ये उससे कम है तो ये नॉर्मल होता है। सो अगर ये एंटी ज़्यादा है तो ये पैथोलॉजिकल हो सकता है और उसके लिए फिर हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। सो एंटी के साथ एक ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, वो है NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। सो ये एंटी टेस्ट के साथ ये तो NIPT हमें करना ज़रूरी है या फिर डबल मार्कर, ये टेस्ट हमें करना ज़रूरी है। पर मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था कि वी प्रिफर NIPT ओवर डबल मार्कर। आपको NIPT ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ऑफकोर्स ये कॉस्टली टेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको NIPT ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो है वो हमें NIPT टेस्ट से पता चलते हैं। सो ये हो गया NIPT के बारे में। अब NIPT में या फिर डबल मार्कर में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम दिखता है, हमें जनरली रिपोर्ट NIPT या डबल मार्कर का ऐसा मिलता है कि लो रिस्क। सो लो रिस्क है मतलब कि ठीक है सब, मतलब बेबी आपका अच्छा है, उसको कुछ भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के रिस्क नहीं है। लेकिन अगर हमें रिपोर्ट ऐसा मिलता है कि हाई रिस्क है, हाई रिस्क है मतलब कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम, इसको आपका बेबी जो है वो हाई रिस्क है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग एमनियोसेंटेसिस जो है वो करते हैं। तो फिश टेक्नोलॉजी जो होता है उससे हम लोग ये जो गर्भजल जो है वो निकाल के उसको चेकिंग के लिए भेजा जाता है, और ये गर्भजल को फिश टेक्नोलॉजी से चेक किया जाता है कि जो हमको रिपोर्ट मिला है, क्योंकि NIPT और डबल मार्कर ये दोनों भी स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, और ये स्क्रीनिंग मेथड्स को कंफर्म करने के लिए हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। और उसमें हमें एमनियोसेंटेसिस में हमें पता चलता है कि सच में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है क्या। अगर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं तो हमें MTP की तरफ जाना पड़ता है, मतलब ये बेबी जो है हमें अबॉर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये बेबी जो है वो नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन अगर लो रिस्क आया है हमें एमनियोसेंटेसिस में, देन यू कैन गो अहेड विद दिस प्रेगनेंसी। सो ये सारे जो आगे के इवेल्युएशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एंटी स्कैन एंड योर NIPT or double marker report. So this was about the NT scan, very important scan it is। आपको ये एटलीस्ट 11 to 13 वीक्स तक आपको ये स्कैन करा लेना है। अगर आपने अभी तक ये स्कैन नहीं कराया है तो एटलीस्ट 13-14 वीक्स कंप्लीट होने से पहले आपको ये स्कैन जो है वो करा लेना है। और ये स्कैन जो है मैं हमेशा बोलती हूँ कोई एक्सपर्ट नहीं ये स्कैन करना चाहिए, मतलब कि आपके फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट ने या फिर रेडियोलॉजिस्ट ने या फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने जो इसमें तज्ञ हैं उन्होंने ही स्कैन प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि इसका व्यू जो है वो प्रॉपर एंटी हमें दिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस वॉज अबाउट एंटी स्कैन। अब इसके अलावा अगर आपने रूटीन ब्लड टेस्ट आपके हुए हैं तो रूटीन ब्लड टेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेडिसिन कौन से आपको लेने होते हैं 12 वीक्स में, तो जनरली मेडिसिन में आयरन, कैल्शियम हम आपको ऐड करते हैं। फॉलिक एसिड आपको चल रहा होता है, अगर आपको इकोस्प्रिन दिया गया है तो वो भी आपको चलेगा। उसके अलावा आपको आयरन, कैल्शियम के मेडिसिन और प्रोटीन्स हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर हम आपको ऐड करते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन चल रहा है तो हम लोग जनरली उससे, अगर आपको हाई रिस्क नहीं है, आपका 12 वीक्स का स्कैन अच्छा है, तो हम 12 वीक्स होने के बाद, आपका एंटी स्कैन होने के बाद आपको ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के इंजेक्शन बंद कर देते हैं।
उसके अलावा आपको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन्स के इंजेक्शन का डोज भी हम लोग कम कर देते हैं। सो आपको वीकली प्रोजेस्टेरॉन भी हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो इंजेक्शन का फ्रीक्वेंसी है वो आपका कम हो सकता है। ये जो इंजेक्शंस है ये जनरली IVF कंसेप्शन में हम लोग एडवाइस करते हैं, या फिर जिनमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है ऐसे पेशेंट्स में ही ये इंजेक्शन एडवाइस किए जाते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन कभी कभी हमें ज़्यादा दिन तक भी देना पड़ता है, इवन हमको 30-32 वीक्स तक के भी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन देना पड़ता है। इन केस अगर आपको रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री अगर है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ IUD अगर है, मतलब कुछ भी हाई रिस्क है, थ्रोम्बोसिस का हिस्ट्री है आपको, तो हमें ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है वो ज़्यादा दिन तक आपको देना पड़ता है। तो एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट, सो ये हमें टेलर ट्रीटमेंट रहता है हर प्रेगनेंसी के लिए। और अब इसके अलावा 12 वीक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक है कि अगर आपका सर्विक्स लेंथ कम है या फिर प्रीवियसली आपको प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, तो सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस जो है वो हम एडवाइस करते हैं एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। सो 12 वीक्स के एंड पे अगर आपका NT स्कैन अच्छा है, आपके मार्कर्स अच्छे हैं, तो मतलब आपका लो रिस्क है NIPT या फिर NT स्कैन में, तो हम लोग सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस मतलब कि गर्भाशय का जो मुख होता है उसको हम स्टिच करते हैं। ये टाका जो होता है वो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, लेकिन डिलीवरी के पहले हम लोग ये स्टिच जो है वो निकाल देते हैं। अभी सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस हम क्यों करते हैं, ताकि आपका प्रीटर्म डिलीवरी ना हो और आपका जो बेबी का वेट जो है वो अच्छा हो पाए, उसके लिए हम ये सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस जो है वो करते हैं। ये अंडर एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है और हाफ एन आवर का प्रोसीजर ये होता है। लेकिन अगर प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, ट्विंस प्रेगनेंसी है और सर्विक्स का लेंथ जो है वो कम है, शॉर्ट सर्विक्स बताया गया है, तो ऐसे केसेस में सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस करना ये बेनिफिशियल होता है। सो दिस वाज अबाउट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या मेडिसिन आपने लेनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है NT स्कैन और डबल मार्कर, ये हमने इस वीडियो में जाना। और क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए भी मैंने बताया। इसमें एक और प्रिकॉशन मैं बोलना चाहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट से आप प्रोटीन डाइट्स के ऊपर शिफ्ट कीजिए, हाइड्रेशन आपका मेंटेन कीजिए। आपका अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आपको ज़्यादा खड़ा रहना पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट लीजिए, बैठिए। और उसके अलावा आपका जो डाइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक आप रखिए, कोई भी एडिक्शन से दूर रहिए। ऐसा नहीं कि अभी बेबी फॉर्म हो गया है नाउ वी कैन, तो अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, इन सब से आप दूर रहिए। और वॉकिंग, लेजरली वॉकिंग, योगा, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर आपके रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।